हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के अंदर आने वाली भौतिक तथा रासायनिक जो इवेंट्स आते हैं उसके बारे में। दीज इवेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो ये जो इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, इनमें निम्न प्रकार की प्रोसेस या प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले आती है एक्रोसोमल रिएक्शन या एक्रोसोम अभिक्रिया। आफ्टर ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेशन के बाद यानी अंडोत्सर्ग के बाद, द सेकेंडरी oocyte रीचेज द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि अंडोत्सर्ग होने के बाद में जो द्वितीयक oocyte होता है वह फैलोपियन नलिका के अंदर पहुंचता है, यानी ये फैलोपियन नलिका इसकी अंडवाहिनी या ओविडक्ट का भाग होती है। द कैपेसिटेटेड स्पर्म अंडरगो एक्रोसोमल एंड रिलीज वेरियस केमिकल कंटेंट इन एक्रोसोम। तो जो कैपेसिटेशन होता है यानी योग्यता अर्जन किया हुआ जो शुक्राणु है, ये अब एक्रोसोमल रिएक्शन करता है या एक्रोसोम अभिक्रिया करता है एंड रिलीज वेरियस केमिकल्स, और ये है विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को रिलीज करता है या मुक्त करता है कंटेन्ड इन एक्रोसोम, जो कि इसके एक्रोसोम यानी अग्रभाग के अंदर उपस्थित होते हैं। दीज केमिकल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्म लाइसेंस। तो ये जो केमिकल होते हैं जो कि केमिकल्स उपस्थित होते हैं इसके एक्रोसोम में, इन्हें सामान्यतः स्पर्म लाइसेंस जो है वो कहा जाता है। तो ये सभी एंजाइम्स इसके एक्रोसोम के भाग में बंधित होते हैं पहले से, और जैसे ही ये संपर्क में आते हैं अंडे के, ये सभी एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। द इम्पोर्टेंट स्पर्म लाइसिन्स आर, यानी कि जो महत्वपूर्ण स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स हैं वो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट आता है हाइलोरुनिडेज दैट एक्ट्स ऑन ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल्स। तो पहला जो एंजाइम आता है, जो मुख्य एंजाइम होता है एक्रोसोम के अंदर, वो होता है हाइलोरुनिडेज एंजाइम। यह क्रिया करता है जो आधारीय पदार्थ होते हैं फॉलिकल सेल्स यानी पुट्टक कोशिकाओं की आधारीय भाग के ऊपर यह एंजाइम कार्य करता है। दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दैट डिजॉल्व्स कोरोना रेडिएटा, यानी कि जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम यानी कोरोना को भेदने वाला जो एंजाइम होता है, यह इसमें कोरोना रेडिएटा जो आवरण होता है अंडाणु के ऊपर, उसे डिजॉल्व करता है यानी उसे गला देता है। जोनालाइसिन्स और एक्रोसिन दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द जोना पेल्यूसिडा। अगला जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं जोनालाइसिन या इसे एक्रोसिन कहा जाता है। तो ये एंजाइम जो है सहायक होता है जोना पेल्यूसिडा जो आवरण होता है अंडाणु के ऊपर, उसका पाचन करने में सहायक होता है। तो ये तीन मुख्य जो है एंजाइम इसके एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं, और तीनों को ही कंबाइंड रूप से स्पर्म लाइसेंस कहते हैं, जिसमें हाइलोरुनिडेज एंजाइम, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम और जोनालाइसिन यानी एक्रोसिन तीनों इसमें शामिल होते हैं। ऑप्टिमम पीएच, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, concentration and temperature are essential for एक्रोसोमल रिएक्शन। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या इष्टतम पीएच यानी जो पीएच होता है वो सबसे उच्चतम यानी जो ऑप्टिमम होना चाहिए इसके अंदर। फिर उसके साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रताएं हैं वो इसमें होनी चाहिए। टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए। ये सभी आवश्यक होते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर, यानी जब एक्रोसोम रिएक्ट करता है तो उसमें ये सभी जो पदार्थ हैं और ये जो अवस्थाएं हैं ये ऑप्टिमम इसमें होने चाहिए, यानी इष्टतम उनमें होना आवश्यक है। कैल्शियम आयंस प्लेज मेजर रोल इन एक्रोसोमल रिएक्शन। तो कैल्शियम आयन जो होते हैं वो एक्रोसोम की अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाते हैं।
इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यानी कि यदि कैल्शियम की अनुपस्थिति हो तो निषेचन की प्रक्रिया जो है नहीं होगी, क्योंकि ये एक्रोसोम रिएक्शन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो आयंस होते हैं। ड्यू टू एक्रोसोमल रिएक्शन यानी एक्रोसोम अभिक्रिया के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म्स यानी जो शुक्राणुओं की प्लाज्मा झिल्ली होती है, फ्यूजेज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म की होती है वह संगलित हो जाती है या फ्यूज हो जाती है जो सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, सो दैट द स्पर्म कंटेंट्स एंटर द oocyte। और इस कारण से ही स्पर्म के अंदर जो कंटेंट होता है यानी जो उसका न्यूक्लियस होता है शुक्राणु के अंदर उपस्थित, वह एंटर कर जाता है oocyte के अंदर। तो इस प्रकार से यह स्पर्म जो है वो ओवम को एक्रोसोम रिएक्शन के द्वारा फर्टिलाइज करने की पहला जो स्टेप होता है वो पार करता है। बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द सेकेंडरी oocyte इंड्यूसेज डीपोलराइजेशन ऑफ oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जब स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक oocyte के साथ में बाइंड होता है या जुड़ता है तो यह डीपोलराइजेशन यानी विध्रुवण की क्रिया जो है वह oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर शुरू कर देता है। यानी द्वितीयक जो oocyte होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन विध्रुवित होना शुरू हो जाती है यानी डीपोलराइज हो जाती है। डीपोलराइजेशन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, यानी यह विध्रुवता जो होती है यह पॉलीस्पर्मी या बहुशुक्राणुता को कम करती है। यानी कि बहुशुक्राणुता का मतलब होता है एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनटू oocyte, यानी अंडाणु के अंदर एक से अधिक जब स्पर्म प्रवेश करते हैं तो उसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह विध्रुवित होना आवश्यक होती है और इसके कारण ही यह बहुशुक्राणुता की प्रक्रिया जो है वो रोक दी जाती है अंडाणु के अंदर। इट एंश्योर मोनोस्पर्मी, यानी इसके द्वारा एक शुक्राणुता जो है वो निश्चित हो जाती है। तो मोनोस्पर्मी का मतलब होता है एंट्री ऑफ वन स्पर्म इनटू द oocyte, यानी कि जो oocyte या अंडाणु होते हैं उनके अंदर केवल एक ही स्पर्म या शुक्राणु प्रवेश कर सकता है। इसके बाद आता है सेकंड जो इसका स्टेप आता है, इसे कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन या कॉर्टिकल अभिक्रिया। जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, यानी कि जैसे ही oocyte की प्लाज्मा झिल्ली तथा शुक्राणु का जब फ्यूजन होता है उसके जस्ट बाद द सेकेंडरी oocyte शोज ए कॉर्टिकल रिएक्शन। तो द्वितीयक oocyte जो होता है उसके अंदर कॉर्टिकल अभिक्रियाएं जो है वो प्रदर्शित होती है। द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो कॉर्टिकल कणिकाएं जो होती है ये उपस्थित रहती है सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो होती है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं उपस्थित रहती है। दीज ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, यानी ये जो कणिकाएं होती है यानी कॉर्टिकल कणिकाएं ये oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के साथ में फ्यूज हो जाती है या संगलित हो जाती है एंड रिलीज देयर कंटेंट्स इंक्लूडिंग कॉर्टिकल एंजाइम्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा। और जो इनके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर जो उपस्थित होते हैं कंटेंट्स यानी जो पदार्थ उपस्थित होते हैं वो इसके द्वारा मुक्त कर दिए जाते हैं, जिसके साथ में कॉर्टिकल एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं और ये स्रावित होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि oocyte की होती है और जो जोना पेल्यूसिडा आवरण होता है अंडाणु का, उनके बीच में यह कॉर्टिकल एंजाइम्स स्रावित कर दिए जाते हैं। दीज एंजाइम्स हार्डन द जोना पेल्यूसिडा। तो ये जो एंजाइम होते हैं कॉर्टिकल एंजाइम्स ये जोना पेल्यूसिडा आवरण को और अधिक कठोर बनाते हैं, विच ऑल्सो प्रिवेंट एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। यानी कि इस कारण से जब ये जोना पेल्यूसिडा अधिक कठोर हो जाती है तो उस कारण से दूसरे जो एडिशनल या अतिरिक्त शुक्राणु जो होते हैं उनकी एंट्री अंडाणु के अंदर नहीं हो पाती है, यानी यह पॉलीस्पर्मी को
रोकने के लिए एक युक्ति होती है, यानी बहुशुक्राणुता इनमें नहीं पाई जाएगी। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है स्पर्म एंट्री, यानी कि स्पर्म का प्रवेश करना, शुक्राणु का प्रवेश करना। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म्स, यानी कि वह बिंदु जहाँ पर स्पर्म्स या शुक्राणु के साथ में कांटेक्ट होता है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ प्रोजेक्शन टर्म्ड द कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन विच रिसीव्स स्पर्म। तो जिस स्थान पर कांटेक्ट होता है स्पर्म का ओवम के साथ, यानी सेकेंडरी oocyte के साथ में, तो यह सेकेंडरी oocyte जो होता है वह एक प्रवर्ध का निर्माण करता है। इस प्रवर्ध को कहते हैं शंकु, यानी ग्रहण के लिए बनने वाला शंकु, या इसे निषेचन शंकु कहा जाता है। और यह निषेचन शंकु जो है वो स्पर्म को रिसीव करता है, यानी वह वहाँ पर ग्राही स्थल का कार्य जो है वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन कोन या निषेचन शंकु करता है। द डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म डिवाइड्स and forms two centrioles to generate the mitotic spindle formation for cell division। तो जो दूरस्थ सेंट्रियोल होता है स्पर्म के अंदर, वह विभाजित होता है और यह दो सेंट्रियोल यानी तारक काय का निर्माण करता है। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है स्पर्म या शुक्राणु का, वह दो सेंट्रियोल या तारक काय का निर्माण करता है टू जनरेट माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन फॉर सेल डिवीजन। और इसके द्वारा जो समसूत्री विभाजन के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तर्कु निर्माण, जो कि कोशिका विभाजन के लिए होता है, वो इन दोनों सेंट्रियोल्स के द्वारा निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल्स यानी समसूत्री तर्कु का निर्माण होता है। द मेमेलियन सेकेंडरी oocyte डज नॉट हैव सेंट्रियोल ऑफ इट्स ओन। तो जो मेमल्स होते हैं स्तनधारी, उनके अंदर पाए जाने वाला जो द्वितीयक oocyte या एग जो होता है अंडाणु, उसके अंदर सेंट्रियोल जो है वो खुद के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन के लिए जो सेंट्रियोल या तारकाय जो काम में आते हैं वो स्पर्म यानी शुक्राणु के होते हैं, और शुक्राणु के ही तारकाय के द्वारा जो समसूत्री तर्कु उपकरण बनता है वो इनके द्वारा ही बनता है, क्योंकि इनके एग या oocyte के अंदर सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो स्पर्म की जो एंट्री होती है ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन के दौरान, वो इस प्रकार से होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की ओर उपस्थित होती है अंडाणु के। ये इसका साइटोप्लाज्म होता है सेकेंडरी oocyte का, यानी ये जो पूरा भाग है वो साइटोप्लाज्म है, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर उपस्थित रहती है। इसके जस्ट नीचे एक लेयर जो है वो कॉर्टिकल कणिकाओं की पाई जाती है। अब जैसे ही बाहर की ओर हम देखते हैं तो इसमें हम जो स्पेस ये दिखाई देता है, ये इसका जोना पेल्यूसिडा स्थान होता है, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, इसे पेरीवाइटेलाइन स्पेस कहा जाता है। फिर इसके बाद में कोरोना रेडिएटा इसके ऊपर होती है जोना पेल्यूसिडा के बाहर। तो इस प्रकार की कोशिकाएं हमें बाहर की ओर देखने को मिलती है, जिसे सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो स्पर्म जब आता है तो ये स्पर्म, इसका न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरा आगे की ओर दिखाई देता है, और एक्रोसोम जो होता है वो सबसे आगे का भाग होता है। अब जैसे ही ये इसे संगलित करेगा, एक्रोसोम रिएक्शन करेगा, तो गलाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर स्रावित किए जाते हैं। फिर ये जोना पेल्यूसिडा पेरीवाइटेलाइन स्पेस तक जो है वो इन्हें गला देता है, और यहाँ पर आके अपने एंजाइम्स जो है वो स्रावित करता है। फिर ये इसके बाद में अपना जो स्पर्म न्यूक्लियस होता है वो इसके अंदर मुक्त होता है, और कॉर्टिकल एंजाइम्स जो होते हैं वो यहाँ पर स्रावित होते हैं, और इसके द्वारा जितने भी इसका जो जोना पेल्यूसिडा भाग होता है ये धीरे धीरे जो है वो कठोर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद में न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का, वो आता है इस न्यूक्लियस के साथ में, जो कि सेकेंडरी oocyte का होता है, और ये यहाँ पर आके आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही आपस में संगलित हो जाते हैं, और ये एक प्रकार से फिर डिप्लॉयड या द्विगुणित कोशिका का निर्माण शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे विदलन के द्वारा भ्रूण का परिवर्धन होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।